Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 7th of August 2021। तो 7 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो फुल कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सितंबर से वो कोर्स स्टार्ट होगा। मिड अक्टूबर तक आपको, मिड अगस्त तक आपको उसकी डिटेल्स जो है वो बता दी जाएंगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ डोंट वरी अबाउट दैट, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अंडर आर्टिकल 161 द गवर्नर हैज़ पार्डनिंग पावर्स विच ऑल्सो एक्सटेंड टू द डेथ सेंटेंसेस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द पावर विल ओवरराइड द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 433A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको आंसर्स बताता जाता हूँ। जिसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी कि 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये डेथ सेंटेंसेस तक एक्सटेंड नहीं करता है गवर्नर का पार्डनिंग पावर, एंड कोर्ट मार्शल्स में भी नहीं करता है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन था पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सेम चीज़ प्रेसिडेंट के लिए अगर है तो इसमें पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही है, क्योंकि हाँ, प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है वो डेथ सेंटेंस तक एक्सटेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 3 राष्ट्रीय महिला कोष के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 एज अ नेशनल बॉडी फॉर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, स्पेशली दोज इन द रूरल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा जैसे ही गलत हो जाता है तो अपन एलिमिनेट कर देते हैं, तो अभी तो केवल एक ही एलिमिनेट हो रहा है, 1 2 3 4 वाला एलिमिनेट हो रहा है। अब बचे 1 3 3 4 1 3 4, मतलब तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब 1 अपने को अगर चेक कर लें कि 1 सही था कि नहीं, तो 1 बिल्कुल सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा C 1 3 4, है ना। यहाँ पे एलिमिनेशन इतने अच्छे से काम नहीं किया, लेकिन एलिमिनेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में काम करता है। बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, किसी तरीके से एलिमिनेशन आप करते जाइएगा। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं, तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन डिजिटल टेक एंड एक्सप्लॉइट इट्स पोटेंशियल। आपको ये बताना है, डिस्कस करना है कि व्हाट पोटेंशियल डस इट हैज़, मतलब कि डिजिटल टेक का क्या पोटेंशियल है, एंड इंडिया क्या कर सकता है कि वो यूटिलाइज कर पाए इस पूरे पोटेंशियल को। व्हाट कैन इंडिया डू टू यूटिलाइज दिस पोटेंशियल। तो आपको दिस क्वेश्चन इज देयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज का एडिटोरियल भी इसी पे है। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो है, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। अब की फाइंडिंग्स क्या क्या है? सबसे पहली फाइंडिंग ये है कि जो जनरल पॉपुलेशन ग्रो की है वो 2011 से 2021 तक के बीच में जनरल पॉपुलेशन की ग्रोथ 12.4% रही है, इन कंपैरिजन टू अराउंड 18% इन द अर्लियर डिकेड। अगर 2001 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो वो 17 कुछ परसेंट, यानी कि 18% के आसपास थी। अभी जो ग्रोथ है 11 से 21 के बीच में वो 12.4% रही है लगभग, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एल्डरली पॉपुलेशन की ग्रोथ देखें तो वो 36% ग्रो की है। अब देखो होता क्या है, नॉर्मल सी बात है, जब भी किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन स्टेबलाइज होना शुरू होगी, अगर आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी है तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी यही कहता है कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज होना शुरू होगी, यानी कि जैसे जैसे आपका बर्थ रेट घटना शुरू होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज होना शुरू होगा, आपके यहाँ जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनका जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जापान वापान का अगर आप पॉपुलेशन पिरामिड देखो तो कुछ इस तरीके का लगता है, मतलब कि जो कम उम्र में है वो कम बच्चे हैं और ज़्यादा उम्र के ज़्यादा बच्चे रहते हैं ना। तो इस तरीके का पॉपुलेशन पिरामिड आपको देखने को मिलेगा जब जापान का या यूरोपियन कंट्रीज़ का देखेंगे, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा बर्थ रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुका है। ऐसे में जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी लॉन्जिविटी बढ़ जाती है, और लॉन्जिविटी बढ़ जाती है तो वो लोग ज़्यादा जीते हैं और नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं क्योंकि फर्टिलिटी रेट डिक्रीज है। तो इस कारण से ग्रोथ ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन होना लाजमी है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें स्टेट वाइज पॉपुलेशन ट्रेंड क्या रहा, तो केरला में मैक्सिमम प्रोपोर्शन है एल्डरली पॉपुलेशन का 16.5%, उसके बाद तमिलनाडु, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश,
है ना, ये आपको याद रखना है। एंड लीस्ट जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो 7.7% आपका बिहार में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 8.1 है एंड असम 8.2। यहाँ पे इन तीनों एरियाज़ का अगर आप देखें तो यहाँ पे बर्थ रेट अभी भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ के बर्थ रेट ज़्यादा है, इस कारण से यहाँ पे एल्डरली पॉपुलेशन की नंबर्स इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक बहुत ईजी सा इन्फ्रेंस है जो कि आप बना सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, वैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल जिनका होगा उनको पता होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में, दे मस्ट बी नोइंग दिस। आगे मूव करते हैं दूसरी न्यूज़ आइटम में। तो फ्रॉग एंथुजियास्ट इन केरला दे हैव कंस्ट्रक्टेड 2 ponds एट विंडरमेयर स्टेट टू रिस्टोर द हैबिटेट ऑफ एनामलाई फ्लाइंग फ्रॉग। तो एनामलाई फ्लाइंग फ्रॉग जो है उसके हैबिटेट को बचाने के लिए विंडरमेयर स्टेट है केरला में, वहाँ पे ये स्टार्ट किया जा रहा है ये अनाइमलाई फ्लाइंग फ्रॉग को बचाने के लिए। अब अनाइमलाई फ्लाइंग फ्रॉग जो है रैकोफोरस स्यूडोमेलाबेरिकस इसका नाम है, रैकोफोरस स्यूडोमेलाबेरिकस। इसको फॉल्स मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग भी कहते हैं, फॉल्स मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग भी कहते हैं। एंड दिस इज एंडेमिक टू द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। एंड इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फ्रॉग जो है यूजली इट इज़ लार्जर देन बुश फ्रॉग्स एंड बुश फ्रॉग इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रॉग विच बिलोंग्स टू द रैकोफोरिडे, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडिया गेव अ मेजर डिफीट टू चाइना व्हेन द डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड के नटराजन वाज इलेक्टेड एज द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रीकैप। तो रीकैप का जो नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो किसको सेलेक्ट किया गया है, के नटराज को सेलेक्ट किया गया है। इन्होंने फाइनल में मतलब कि जो सिलेक्शन राउंड था उसमें फाइनल में चाइना को शिकस्त दी, चाइना के जो कंटेंडर थे उनको हराया। और रीकैप क्या है, रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। याद रखिएगा रीकैप क्या है, रीजनल कोऑपरेशन है एग्रीमेंट है, रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ऑन कॉम्बैटिंग द पायरेसी। क्या कॉम्बैट करता है, पायरेसी को, एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया, ठीक है ना। एशिया के जो शिप्स हैं उनको आर्म्ड रॉबरी से बचाने के लिए कह सकते हो आप, या कुछ भी ऐसा चीज़ें बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये रिकैप बनाया गया है। रिकैप एक रीजनल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है विच प्रमोट्स एंड इनहैंस द कोऑपरेशन अगेंस्ट पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2006 विद 14 एशियन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़। 14 एशियन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ थे, इसके मेंबर थे, है ना। एंड ये पार्टीज़ कहाँ की थी, नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ एशियन कंट्रीज़ इसके मेंबर्स थे। करेंटली 20 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं जिसमें यूरोप के नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क भी आ गए हैं, यूनाइटेड किंगडम भी आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है, यूनाइटेड स्टेट्स भी आ गया है। दूसरे मेंबर्स की बात करें तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया एंड सिंगापुर, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो के नटराज को सेलेक्ट किया गया है। रिकैप याद रखना, और रिकैप का जो हेडक्वार्टर आई थिंक वो सिंगापुर में, लेट मी सी दैट, कंफर्म दैट अगेन। तो रिकैप का जो हेडक्वार्टर है, यस इट इज़ इन सिंगापुर, तो ये भी आप याद रखिएगा। नाउ अगली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज में आप देख पा रहे हैं, खेल रत्न नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद्र। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था, नाउ इट इज़ नेम्ड एज मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, ठीक है ना। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न किया गया है दिस नेम, and this was announced by Prime Minister Narendra Modi on Twitter, and दिस इज़ अ गुड थिंग। ओके, सही बात है कि अच्छी चीज़ है कि जो इतना बड़ा अवार्ड है तो वो इंडिया के वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स जिन्होंने 3 ओलंपिक्स मेडल जीते हैं उनको उनके नाम पे किया है। एंड एक और क्वेश्चन जो आज उठता है वो ये उठता है कि क्या फिर जो स्टेडियम्स के नाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के ऊपर किए गए हैं, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ हिमसेल्फ नेम्ड एन स्टेडियम आफ्टर हिम, मोटेरा स्टेडियम अगर आपको गुजरात का याद हो तो दैट हैज़ बीन नेम्ड। तो वो उसके पीछे भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस डोमेन बिलोंग्स टू द प्लेयर्स। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं इंडिया की तरफ से भी, पीटी उषा को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए। सो दीज थिंग्स कैन बी डन, है ना, फ्रॉम आवर एंड। तो देखते आगे मूव करते हैं। आगे की जो न्यूज़ है वो है चाइना पुल बैक ट्रूप्स फ्रॉम गोगरा। तो गोगरा का जो इशू चल रहा था अभी, आपको पता है 12th राउंड कॉप्स कमांडर टॉक्स हो रही थी, तो गोगरा वाले रीजन से अब जो ट्रूप्स हैं वो पुल आउट कर ली हैं चाइना ने। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। डिसंगेजमेंट जो है वो लगभग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद है। सुप्रीम कोर्ट बैक्स अमेजॉन प्ली अगेंस्ट फ्यूचर रिलायंस मर्जर प्लान। तो रिलायंस और फ्यूचर का जो मर्जर प्लान था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साइड किसका लिया है, अमेजॉन का साइड लिया। एक्चुअली हुआ क्या था, देखो हुआ ये था कि पहले फ्यूचर ने अमेजॉन के साथ एक डील कर ली। उन्होंने ये कहा कि ये ठीक है, अगर हम अपने स्टेक्स डाइवर्स्ट करेंगे तो पहले हम अमेजॉन की परमिशन के बाद ही करेंगे। अब
अमेजॉन ने डाइवेस्ट करने से मना कर दिया, बोला नहीं आप डाइवेस्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूचर ने क्या बोला कि हम 100% अपना मर्जर चाहते हैं रिलायंस ग्रुप के साथ। मतलब कि उन्होंने कहा डाइवेस्ट करने पे मना किया था ना आपने, हम तो पूरी तरीके से खुद को छोड़ रहे हैं। तो इसमें भी मतलब एक तरीके से लूप होल निकालने की कोशिश कर रहे थे वो एग्रीमेंट में। बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट दे हैव टेकन Supreme Court has taken the side of Amazon only, and court has upheld the validity of Singapore based arbitrators award। सिंगापुर का एक आर्बिट्रेटर था जिसने ऑलरेडी ये चीज़ बोला था। देखो यहाँ पे लिखा है अ बेंच ऑफ जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन एंड BR गवाई upheld the validity and enforceability of a Singapore based emergency arbitrator award which restrained the future Reliance merger। ये FRL का जो मर्जर है वो सिंगापुर बेस्ड एक इमरजेंसी आर्बिट्रेटर है, उसने मना किया था, है ना। एंड FRL जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑफलाइन रिटेलर है, ये भी आपको याद रखना है। FRL जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑफलाइन रिटेलर है, फ्यूचर ग्रुप। आई थिंक बिग बाजार इन्हीं फ्यूचर ग्रुप का ही आता है ना, तो दैट इज़ अगेन अ थिंग। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल है इंडियाज स्कूल चिल्ड्रन नीड देयर चाइल्डहुड बैक। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया कि भैया स्कूल कब खोलोगे। सिंपल सी बात है, इकोनॉमी खुल गई, बार खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, ऑफिसेज खुल गए, मॉल्स खुल गए, केवल एक स्कूल ही है जहाँ पे सबसे अधिक कोविड फैल सकता है। सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन नाउ द ऑथर इज रेजिंग। और ये ऑथर का कहना है कि जब तक 1-to-1 फिजिकल एजुकेशन नहीं होगा या बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तब तक जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑथर का ये कहना है कि जो स्कूल है वहाँ पे बच्चे एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि शेयरिंग करना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। जैसे आपने देखा होगा बच्चे बहुत बोलते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो शेयरिंग करना या फिर टू वेट फॉर देयर टर्न, टू निगोशिएट, टू कॉम्प्रोमाइज़, ऑल दीज थिंग्स दे लर्न फ्रॉम द स्कूल। एंड आज जो ऑनलाइन एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं या सोचते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या आईपैड के सामने या मोबाइल के सामने वो बैठ करके कुछ सीख लेंगे इन सारी चीज़ों को, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आधे बच्चों का एक तो ध्यान नहीं है पढ़ने में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आप सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऑनलाइन वो आपको सुन रहा है, आपके नोट्स बना रहा है और सारी चीज़ें कर रहा होगा। तो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफिकल्ट, है ना। एंड जो ये शेयरिंग या जो दूसरे ऐसी चीज़ें हैं जो कि टेक्स्ट बुक्स में नहीं लिखी हैं, शेयरिंग करना या निगोशिएट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपनी टर्न के लिए वेट करना, ये सारी चीज़ें लिखी नहीं हुई हैं। ये सारी चीज़ें आप फिजिकल एजुकेशन के दौरान जब आप स्कूल जाओगे, जब आप गेम खेलोगे बच्चों के साथ, उसमें आप अपनी टर्न्स का वेट करोगे, तभी आप सीख पाओगे। दिस इज़ द बिग थिंग दैट ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर का ये भी कहना है कि जो वीक सेक्शन के बच्चे हैं वो ये सारी चीज़ें तो सीखते ही सीखते हैं, इसके साथ साथ जैसे कि न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको भी दूर करने में स्कूल्स मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सबने सुना होगा मिड डे मील स्कीम के बारे में, जो कि 1995 में शुरू हुई थी। मिड डे मील स्कीम का जो मेन मतलब है वो यही है कि बच्चों को किसी भी तरीके से स्कूल में लाया जाए, उसके लिए भले उनको खाना खिलाना पड़े या अच्छा उसमें प्रोटीन की जो कमी होती है उनको खाने में वो पूरी की जाती है, सीरियल्स दिए जाते हैं, प्रोटीन दिया जाता है। तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एंड इस कंसेप्ट से न केवल न्यूट्रिशन की कमी दूर हो रही है, बल्कि साथ में जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर पा रहे हैं। तो दीज आर द ट्विन बेनिफिट्स ऑफ द मिड डे मील, है ना। एक तो न्यूट्रिशन की कमी दूर और दूसरा ये, और ये चीज़ देखो ऑनलाइन आपकी स्क्रीन से तो खाना निकल के नहीं आएगा, ये चीज़ें भी जब आप ऑफलाइन मोड में फिजिकल मोड में जाओगे तभी पॉसिबल है। सो दैट इज़ अ बिग थिंग अगेन। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि जो पेरेंट्स है उसमें अगर दोनों वर्किंग है, फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल दोनों अगर वर्किंग है, तो अब चूंकि ऑफिसेस खुल गए हैं तो अब किसी एक को घर में रहना पड़ रहा है ना, क्योंकि अभी भी जो चाइल्ड केयर क्रीच फैसिलिटीज़ हैं, जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं वो ओपन नहीं है ना। तो ऐसे में क्या है, ऑथर का ये कहना है कि ऐसे में मदर्स को जो है, जो फीमेल्स हैं घर की, उनको कई जगह पे जॉब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सोसाइटी आपको अभी पता है कि थोड़ा पैट्रियार्कल है और आज भी ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं हैं उनसे ज़्यादा ज़रूरी मेल्स का काम करना है ना। तो दैट इज़ द रीज़न वाई द मेनी ऑफ द फीमेल्स हैव टू लीव द जॉब एंड ऑल फॉर दिस। इसके अलावा साथ ही अब ऑथर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं क्यों इनका जो स्कूल है वो खुलना चाहिए। तो ICMR का ये कहना है कि स्कूल्स खुलने, देखो बच्चे जो हैं वो अभी भी कम वल्नरेबल है टू कोविड-19, जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा वल्नरेबल है एज़ कम्पेयर्ड टू द इन्फेंट और चिल्ड्रन पॉपुलेशन। तो दैट इज़ द बिग थिंग। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि स्कूल खोलने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो कि जितने भी स्कूल स्टाफ्स इन्वॉल्व हैं या बस ड्राइवर्स हैं, टीचर्स हैं, उनका वैक्सीनेशन करा लो, उनका एक बार कोविड टेस्ट करा लो, 72 आवर्स वाला टेस्ट करा लो। एंड देन उसका जब कंफर्मिटी मिल जाए आपको कि ये सब अभी कोविड निगेटिव है, प्लस ये सब के सब अभी वैक्सीनेटेड है, तो आप उनको बिल्कुल बुला सकते हो, है ना।
इसके अलावा जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है बच्चों में कम देखने को मिला है, ठीक है ना, दैट इज द बिग थिंग कि उनके में। और सेरो सर्वे जब कराया गया उसमें ये पता चला कि ज़्यादातर बच्चों के अंतर्गत जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ऑलरेडी बन चुकी हैं, है ना। तो सेरो सर्वे में ऑलरेडी आ चुका है, तो जब एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन चुका है इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लेवल का जो, तो कुल मिलाकर के बात ये है कि स्कूल खोले जा सकते हैं, है ना। सिंपल सा फंडा ये है कि स्कूल खोले जा सकते हैं, आप ज़बरदस्ती उसको लेट मत करो। लेकिन हाँ, ऑथर ये चीज़ ज़रूर बोलता है कि स्कूल्स ओवरनाइट भी नहीं खोले जा सकते, तो आप क्या करो, धीरे धीरे स्टेप्स लेना शुरू करो, है ना, बेबी स्टेप्स लेना शुरू करो। पहले आप उनके प्लानिंग कर लो, आप वैक्सीनेशन का प्लानिंग कर लो, फुल लिस्ट बना लो कि कौन कौन से इन्वॉल्व हैं लोग, है ना, कितने हेल्थ वर्कर्स लगेंगे, इनको वैक्सीनेट करने में कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल को आएगा, और जल्दी से जल्दी इन प्रोसेस को कंप्लीट करके स्कूल्स आप खुलवा सकते हैं। पेरेंट्स, इनफैक्ट पेरेंट्स खुद चाहते हैं कि स्कूल्स खुल जाएं, सबको पता है कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और अगर इस तरीके से चलता रहा तो बहुत मुश्किल है कि वो बच्चे कवर कर पाएँ। और इनफैक्ट फॉरेन में कई जगहों पे स्कूल जैसे खुले रह गए, कई कई फॉरेन की लोकेशंस हैं जिन्होंने स्कूल्स बंद ही नहीं किए, पूरे कोविड के दौरान स्कूल्स बंद नहीं किए। तो एटलीस्ट इंडिया में भी 50% की अवेलेबिलिटी के साथ तो स्कूल खोले ही जा सकते हैं। 50% अटेंडेंस के साथ अगर आप चाहो तो स्कूल खोलना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट इज़ द बिग थिंग विच यू शुड रिमेंबर। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि जो रिस्क है वो भी है, पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि 100% गारंटी नहीं दे सकते स्कूल्स भी कि उनके बच्चे 100% सेफ रहेंगे, लेकिन हाँ, ये रिस्क ऐसा रिस्क है जो कि उठाना पड़ेगा पेरेंट्स को, अगर वो चाहते हैं कि बच्चे एजुकेशनली या इंटेलेक्चुअली या इमोशनली वीक ना रह जाएं और अपने ही घर के अंदर इस तरह से डिप्रेशन का शिकार ना रह जाएं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल खोल करके ये रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मूव करते हैं दूसरे एडिटोरियल की तरफ। दूसरा एडिटोरियल है साउथ एशियाज इमर्जिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसका यूटिलाइजेशन कितना हुआ है और क्या क्या हो सकता है, उसके पॉसिबल क्या क्या है पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि अगर आप वर्ल्ड के पुअरेस्ट रीजन्स देखें तो ये वो रीजन्स है जहाँ पे डिजिटल डिवाइड अभी भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जहाँ पे अभी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं है या डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की अफोर्डेबिलिटी अच्छी नहीं है, वही रीजन सबसे पुअर रीजन्स में आएंगे, ठीक है ना। इंडिया का अगर देखो तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है, सबसे अधिक पॉपुलेशन के बाद भी इंडिया का अभी भी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट है। लेकिन 50% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास इंटरनेट नहीं है, और 59% बांग्लादेश में ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, 65% पाकिस्तान में ऐसे हैं। तो साउथ एशिया जो रीजन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी की अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस में पीछे रह रहा है, ये तो ऑथर ने बात की। दूसरी बात जो ऑथर बोलता है वो ये बोलता है कि बिजनेसेस जो हैं उन्होंने बहुत हैवी प्राइस पे की है जिन्होंने भी डिजिटल सोल्यूशंस नहीं अपनाए, मतलब कि जो भी डिजिटल सोल्यूशन नहीं अपनाया ना वो समझ लो गया। आज की दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आप सब जानते ही होंगे कि किस तरीके से डिजिटल करेंसी आ गई है, ई कॉमर्स के मार्केट्स आ गए हैं। अब भाई कितने लोग दुकान जा करके सामान खरीदते हैं, आधे लोग जो लोग अफोर्ड एक्सेस कर सकते हैं वो सब ऑन डोर से डिलीवरी करवा रहे हैं, बिग बास्केट से डिलीवरी करवा रहे हैं, कोई लोग मतलब कि वी मार्ट में कर दे रहे हैं, कुछ लोग बेस्ट प्राइस में जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस तरीके से ई कॉमर्स का युग आ चुका है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का युग आ चुका है। और ऐसे में अगर बिजनेसेस मतलब कि वो उस तरह से स्टबर्न रहे कि नहीं हम तो भैया डिजिटल नहीं काम करेंगे, हम दुकानों में ही काम करेंगे, तो वो बहुत पीछे हो जाएंगे और बहुत मुश्किल है फिर उनका आगे बढ़ पाना। ऑथर ने वही कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बिग डेटा एनालिटिक्स में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे अचीवमेंट करने पड़ेंगे, तब जा कर के आप कुछ कह सकते हो कि मतलब कि डिजिटल रेवोल्यूशन को एम्ब्रेस कर पाओगे अपने अंदर में, ठीक है ना। ई कॉमर्स के पास इतना पोटेंशियल है कि वो साउथ एशिया की जो गरीबी है, साउथ एशिया में जो डिवाइड है, जो एक तरीके से कहना चाहिए कि जो कमी है पॉवर्टी, उसको दूर करने की पोटेंशियल रखता है। इन इंडिया ओनली ई कॉमर्स कैन क्रिएट अ मिलियन जॉब्स बाय 2030। 2030 तक 10 लाख से ज़्यादा जॉब्स तो केवल ई कॉमर्स क्रिएट कर सकता है इंडिया में। एंड इसको वर्थ जो होगी वो $200 बिलियन के आसपास हो सकती है बाय 2026। ई कॉमर्स जो है ना 2026 तक $200 बिलियन तक का वर्थ क्रिएट कर सकता है। तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और ऐसे में अगर आप पीछे रह गए तो समझ लो फिर आपने कुछ नहीं किया। आगे देखो लिखा है चेकलिस्ट फॉर चेंज, क्या क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले अगर आपको एडवांटेज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के रीप करने तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको सबसे पहले लीगल, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी गैप्स को भरने की जरूरत है। कई बार तो क्या होता है कि ई कॉमर्स के ऊपर आपने इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, सिंगल ब्रांड रिटेल के ऊपर आपने इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए,
तो क्या होता है, बहुत सारे पॉलिसी के बॉटलनेक्स हैं, रेगुलेटरी बॉटलनेक्स हैं, जहाँ पे ये सारे ई कॉमर्स ये सब फंस जाते हैं। ऑथर ने कहा कि पहले वो दूर करने की ज़रूरत है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, फाइनेंसिंग का गैप कम करना है, मतलब कि इतना ज़्यादा फाइनेंसिंग गैप है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको रिसर्च में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखो ऑथर ने कहा कि एनुअल इन्वेस्टमेंट $35 बिलियन का करना है टू बी इन टॉप 5 ऑफ द ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी। अगर आपको ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी में टॉप 5 पे आना है तो आपको $35 बिलियन तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है पर ईयर, है ना। और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स लेकिन मेन है, जैसे मैंने आपको बताया था ई कॉमर्स में एंड ऑल, तो काफ़ी वीक है रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स और ये सब, तो उनको दूर करने की ज़रूरत है। कस्टमर प्रोटेक्शन, डाटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, ये सब प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तभी तो भाई कस्टमर कब आएगा, जब उनको पता होगा कि वो सेफ़ है। भाई आपके पास SSL सर्टिफिकेट है, आपके यहाँ पेमेंट करना सेफ़ है, आपकी साइट रिस्क पे नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एंड वो चीज़ करने की ज़रूरत है। दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। एंड डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिजिटल लिटरेसी। भैया लोगों को बताओ तो कि क्या एडवांटेज है, क्या चीज़ क्या है ये, है ना। तो डिजिटल लिटरेसी करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें किससे कनेक्टेड है, एजुकेशन से कनेक्टेड है। तो आपको एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसका मतलब है। तो कुल मिला करके ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आप काफ़ी अच्छा डेटा के फील्ड में, ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में कर पाओगे एंड काफ़ी पोटेंशियल है जिसको कि आप फिर एक्सप्लॉइट कर पाओगे। दैट वाज द थिंग विच वाज देयर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे मूव करते हैं, खेल रत्न नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद्र। ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट पेज में बता दिया है। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद वाज अ 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। हिज ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर एंड हिज बर्थडे इज ऑन 29 अगस्त, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है ना। नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है 29 अगस्त, तो ये भी आप याद रखिएगा। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सेलिब्रेशंस बिगिन टू मार्क 150 ईयर्स ऑफ आइकॉनिक आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के 150th बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है। ही वॉज द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड अ डिकेड यंगर टू द पोएट, मतलब कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर से 10 साल छोटे थे अवनींद्रनाथ, एंड ही वॉज द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखेगा। इनका मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये आपको फोटोग्राफ दिख रहा है ना, सीन्स फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स वर पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अरेबियन नाइट्स के सीन्स तो उन्होंने किए ही थे। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। ही वॉज द फर्स्ट मेजर एक्सपोनेंट ऑफ स्वदेशी वैल्यूज़ इन इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट में स्वदेशी वैल्यू इंक्लूड करने वाले वो पहले एक तरीके से कहना चाहिए आर्टिस्ट थे। एंड ही इन्फ्लुएंस्ड द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वेरी वेरी डीपली। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को बहुत ज़्यादा डीपली उन्होंने कहना चाहिए कि इन्फ्लुएंस किया था। दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। तो कुल मिलाकर के स्वदेशी को इंक्लूड करने वाले और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले वो बहुत बड़े एक आर्टिस्ट थे। उनका जो कहा जाता है कंट्रीब्यूशन, वो मुग़ल और राजपूत स्टाइल जो था उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया था। मुग़ल एंड राजपूत स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया था। दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। 2 फेमस पेंटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। भारत माता पहली है अवनींद्रनाथ टैगोर की, जो उन्होंने 1905 में बनाई थी। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। भारत माता इज़ द फर्स्ट पेंटिंग 1905 में बनाई थी। इसमें भारत माता के 4 हाथ हैं, जिसमें क्या क्या दिखाया गया है। एक सैफरन क्लैड वुमेन है, जिसमें एक साध्वी का ड्रेस पहन रखा है। बुक एक हाथ में है, शीफ्स ऑफ पैडी दूसरे हाथ में है, अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ तीसरे हाथ में है, एंड अ गार्लैंड यानी कि माला जो है इन चौथे हाथ में है। तो दीज आर द 4 थिंग्स, बुक, शीफ्स ऑफ पैडी, पीस ऑफ वाइट क्लॉथ एंड गार्लैंड या माला चौथे हाथ में। तो ये आपको याद रखना है। फिर दूसरी जो फेमस पेंटिंग है उनकी, वो पासिंग ऑफ शाहजहां। पासिंग ऑफ शाहजहां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर की ही के द्वारा बनाई गई है। दैट इज़ अगेन यू शुड रिमेंबर। अगली न्यूज़ है, तालिबान कैप्चर्स द फर्स्ट प्रोविंशियल कैपिटल। तो अब तालिबान ने कैप्चर करना शुरू कर दिया है और जरांज यानी कि जो सिटी ऑफ जरांज है विच इज़ द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ निमरोज़, उसको तालिबान ने कैप्चर कर लिया। तो अब अमेरिका के जाने के बाद तालिबान उसका असली रंग पे आ चुका है। नाउ दे हैव स्टार्टेड कैप्चरिंग जरांज, जो कि निमरोज़ की कैपिटल है प्रोविंशियल, उसको कैप्चर कर लिया है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और आरबीआई ने अपने रेट्स चेंज नहीं किए हैं। MPC स्प्लिट्स ऑन द स्टैंस। MPC यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आप सबको पता होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको बता दूं कि इट वाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो इंस्टीट्यूट की गई है अंडर द सेक्शन 45ZB
ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के अंतर्गत इसको बनाया गया है। एंड इट इज़ इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग द पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट्स डिसाइड करने का काम, देखो पहले क्या करता था, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर मिलकर के ही कर लेते थे। अब एक कमेटी पूरी बनाई गई है जिसमें 6 मेंबर रहते हैं, 6 मेंबर्स आर देयर। एंड गवर्नमेंट जो है वो 3 नॉमिनेट करता है, एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रहते हैं वो भी रहते हैं। तो जो बाकी के 3 रहते हैं वो आरबीआई की तरफ से रहते हैं। गवर्नर जिसमें एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहता है, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इंचार्ज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी रहता है, और इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बैंक रहता है। ठीक है ना। जो गवर्नमेंट नॉमिनीज़ हैं एमपीसी के, उनको सर्च कम सिलेक्शन कमेटी से सेलेक्ट करती है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी रहता है, आरबीआई गवर्नर रहता है, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रहता है, एंड 3 एक्सपर्ट रहते हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग। ठीक है ना। तो वो मेंबर्स रहते हैं। टर्म जो है वो मेंबर्स एमपीसी के अपॉइंट रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, एंड दे शिल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। एंड मेजॉरिटी वोट होता है, हर पर्सन का 1 वोट रहता है। लेकिन आरबीआई गवर्नर जो रहता है वो चेयर करता है कमेटी को, और उसके पास मतलब वीटो तो नहीं रहता, लेकिन कास्टिंग वोट ज़रूर रहता है। मतलब जब इक्वल हो जाए तो फिर वो करता है, कास्टिंग वोट करता है। ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.